हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम 12th बिजनेस स्टडीज के हर एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं और पूरा कोर्स हम खाली 100 डेज और 100 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर अभी तक हम 4 चैप्टर्स को पूरा कवर कर चुके हैं और हमारा अभी 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहले 4 टॉपिक्स को भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको पहले यह आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बेसिकली मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर्मल जिसको हम डेलिबरेटली प्लान करके बड़ा सोच समझ के बना रहे हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी उनको फिक्स कर दिया जाता है, किस जॉब पे कितनी अथॉरिटी होगी, किस जॉब पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको फिक्स कर दिया जाता है, कौन सुपीरियर होगा कौन सबऑर्डिनेट होगा उसको फिक्स कर दिया जाता है, ताकि सभी इंडिविजुअल्स अपना काम अच्छे से कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो बेसिकली जब एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करा जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव किया जा सके, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हम इसके बाद टॉपिक कवर करेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो उनमें फ्रेंडशिप्स डेवलप हो जाती हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स बन जाते हैं। 4-4, 5-5 लोगों के आपस में ग्रुप्स बन गए बेसिकली, जो अनऑफिशियली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, फॉर्मल मैटर्स पे नहीं करते, तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करती है, वो अपने आप से जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो क्रिएट हो जाता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो 3rd और 4th डे के अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट था, जिसके अंदर क्या ऐसे पिरामिड की शेप में एक स्ट्रक्चर बन के आता है, वेल डिफाइंड जो पोजीशंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। मैनेजमेंट उसको डिजाइन कर रही है, मैनेजमेंट उसको जानबूझ के बड़ा सोच समझ के बना रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर कट सभी को उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया जाएगा। एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सभी इंडिविजुअल्स, सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। बेसिकली जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, ग्रुपिंग करोगे, तो आप फंक्शंस के बेसिस पर भी ग्रुपिंग कर सकते हो और आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पर भी ग्रुपिंग कर सकते हो। अगर आप फंक्शंस के बेसिस पर ग्रुपिंग करते हो तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कह देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ग्रुपिंग करते हो तो उसको आप डिविजनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। फीचर्स में अगर मैं बात करूं, वेल डिफाइंड जॉब रिलेशनशिप्स, अलग अलग से जॉब्स में क्या रिलेशनशिप होंगी, कौन सी जॉब सुपीरियर की होगी, कौन सी जॉब सबऑर्डिनेट की होगी, किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने किसको ऑर्डर्स देने हैं। तो जो जॉब्स के बीच में रिलेशनशिप होती है वो बिल्कुल 100% क्लियरली डिफाइन होती है, किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है तो। It specifies the relationship among various job positions and the nature of their interrelationship. कैसे आपस में जॉब एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। बेसिकली सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। तो जॉब्स के बीच में आपस में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप्स है, तो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर कट बता देंगे सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। क्लियर कट सभी को पता है। तो जो जॉब रिलेशनशिप्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, ये भी कंफ्यूजन नहीं होगी किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने ऑर्डर्स देने हैं। तो 100% जॉब रिलेशनशिप्स जो है वो हमने क्लियर कट डिफाइन कर रखी हैं। देन हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का पर्पस ही क्या है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें।
सारा काम सिस्टमेटिकली हो, हर किसी को अपने रोल के बारे में पता हो और वो अपने 100% एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए करे। बाद में जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो वो पर्सनल गोल्स को है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, बेसिकली ये सोशल वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ध्यान में नहीं रखते। बट जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, आपका पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। इट लेस डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर कट डिफाइन कर देंगे ताकि किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो और आसानी से गोल्स को अचीव किया जा सके। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बड़ा इजी हो जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को अपने अपने रोल के बारे में पता है, तो किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी टाइप की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, सभी को पता है क्या काम करना है, तो कोऑर्डिनेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द रोल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज क्लियरली डिफाइंड। हर एक इंडिविजुअल का रोल क्लियरली डिफाइंड है, हर किसी को पता है उसने क्या करना है क्या नहीं करना। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग से डिपार्टमेंट्स के काम को कोऑर्डिनेट करना बड़ा ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा, हर एक इंडिविजुअल के काम को कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रोल क्लैरिटी आएगी, जिससे कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। देन डेलिबरेटली क्रिएटेड। यहां पर बच्चे डेलिबरेट का मतलब जानबूझ के एफर्ट्स करके बनाया जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो हम डेलिबरेटली बड़ा प्लान करके सोच समझ के बना रहे हैं, अपने आप से नहीं बनता। बाद में जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो उसमें हम करेंगे उसको हम अपने आप से वो बन जाएगा, उसके लिए मैनेजमेंट को कोई एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उसको जानबूझ के सोच समझ के बना रही है टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चले, एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इजी मैनर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम बड़ी आसानी से अचीव कर सकें। देन इम्पर्सनल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारा का सारा ध्यान दिया जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ध्यान दिया जाता है, पर्सनल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मैटर करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करा जाएगा, आपस में पर्सनल रिलेशंस को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि कौन किसके साथ कैसे पर्सनल रिलेटेड है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली impersonal. We are not giving any importance to the personal relationship. Entire focus is on the performance of the work. It gives more emphasis on work. तो सारा का सारा जो हम ध्यान दे रहे हैं वो काम पे दे रहे हैं, rather than interpersonal relations among the employees. आपस में उनके interpersonal relations हमारे लिए मैटर नहीं करते formal organization के अंदर। A strict discipline is observed in this organization. तो formal organization के अंदर हमेशा एक strict discipline maintain रहेगा। देन स्टूडेंट्स, जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, एक आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, चाहे वो आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करा, चाहे आपने डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट करा, तो अब उसका बेनिफिट हमें क्या होगा? अगर हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना देते हैं, जॉब पोजीशंस को वेल डिफाइन कर देते हैं, सभी की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? फर्स्ट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल में आपने हर एक इंडिविजुअल की, हर एक डिपार्टमेंट को क्या अथॉरिटी होगी, उसकी क्या जिम्मेवारी है, वो एडवांस में बता दी। तो अब कोई भी मिस्टेक होती है उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पता लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। सिंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय हैज बीन क्लियरली डिफाइंड, जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने क्लियर कट बता दिया कि किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट बिकम्स वेरी इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक्स कमिटेड बाय देम। अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसको फिक्स करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मिस्टेक कर रहा है उसके लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है, वो पता लगाना बड़ा इजी है। देन नो ओवरलैपिंग और नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्लियर कट आपने सभी के रोल्स को डिफाइन कर दिया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को पता है मेरी
क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम मुझे करना है, क्या काम मुझे नहीं करना। तो उसकी वजह से किसी टाइप की कोई डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं है, कोई ओवरलैपिंग होने के चांसेस नहीं है, कोई कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क इज सिस्टमैटिकली डिवाइडेड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज। हर एक डिपार्टमेंट को उसके काम के बारे में पता है, हर एक एम्प्लॉई को उसके काम के बारे में पता है। Thus there is no possibility of any work being left out। कोई काम रह जाए उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और अननेसेसरली डुप्लीकेट हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रिसोर्सेज की वेस्टेज होने का चांस बहुत कम हो जाएगा अगर आपने बड़े अच्छे ढंग से एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है। यूनिटी ऑफ कमांड, स्टूडेंट्स यहां पर आपको यूनिटी ऑफ कमांड तो ध्यान होगा ही। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब था कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आपने बड़ा ध्यान रखा है कि हर एक एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर हो और उसको वहीं से इंस्ट्रक्शंस मिले, कोई दूसरा उसको इंस्ट्रक्शंस ना दे। अगर एक इंडिविजुअल को मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉसेस से ऑर्डर्स आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, हु इज अथॉराइज्ड टू गिव ऑर्डर्स टू हुम। क्लियर कट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बता दिया, किसने किसको ऑर्डर देने हैं क्लियर कट हमें पता है, किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं वो भी क्लियर कट पता है। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ कमांड विच अवॉइड्स कंफ्यूजन। तो यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ना बनाते तो पता ही नहीं होता कि कौन हमारा बॉस है, किससे ऑर्डर्स लेने हैं, हो सकता है 4 लोग आके हमें इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जब आपने क्लियर कट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बता दिया तो 100% यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाएगा, कंफ्यूजन होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करना बड़ा आसान हो जाएगा। इट इंश्योर्स दैट एवरी एम्प्लॉय नोज द रोल ही हैज टू प्ले। हर किसी का रोल आपने फिक्स कर दिया टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में क्या काम करना है, कैसे हेल्प करनी है। दस इट बिकम्स इजियर टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर ना बनाओ, अपने अपने रोल के बारे में लोगों को ना बताओ, तो वहां पर फिर गोल्स को अचीव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देन स्टेबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव नहीं करेगा। इनफॉर्मल में तो पता ही नहीं चलता, कोई रूल्स नहीं होते, तो कोई भी कैसे भी बिहेव कर सकता है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी देता है। दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड। आप बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि रूल्स है उनको गाइड करने के लिए, तो स्टेबल बिहेवियर रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर दे। तो इट इज गिविंग द स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्लियर कट रूल्स आपने बना रखे हैं, किसने कैसे बिहेव करना है, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, आपने क्लियर कट बता रखा है। तो इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टूडेंट्स, कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमियां भी हैं। फर्स्ट इज डिले इन एक्शंस। जब आपको डिसीजन लेना है तो चेन ऑफ कमांड है, काफी सारे लेवल्स हैं, उससे सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पास होगा, काफी सारे लेवल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक एक लॉस ये भी है, एक लिमिटेशन ये भी है कि उसमें डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। द फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू पास थ्रू एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। अगर आपको किसी के साथ बातचीत करनी है तो चेन ऑफ कमांड से करना पड़ेगा। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में स्केलर चेन पढ़ा था, तो स्केलर चेन से काफी सारे लेवल से होकर बातचीत होगी, विच इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि डिसीजन लेने में टाइम ज्यादा लगेगा। दिस लीड्स टू अननेसेसरी डिले इन टेकिंग द एक्शंस। तो काम होने में कई बार देरी हो जाती है बिकॉज डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देन लैक ऑफ इनिशिएटिव, फॉर्मल में ज्यादा इनिशिएटिव नहीं है, हर किसी को बता दिया गया है आपका रोल क्या है, हर किसी को बता दिया गया है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो इंडिविजुअल को काम दिया गया है खाली वो वही कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव जनरली नहीं ले रहे। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कैरिंग आउट द ऑर्डर्स दैट आर गिवन टू देम। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉइज हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू। जो उनको कहा गया बस वही कर रहे हैं।
दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज एंड शो देयर क्रिएटिव टैलेंट। वो पॉलिसी से हटके कुछ नहीं कर सकते, अपना टैलेंट अलग से दिखाने का उनके पास कोई राइट नहीं होगा। सो एम्प्लॉइज डू नॉट टेक इनिशिएटिव। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको खाली अथॉरिटी दी गई है एक पर्टिकुलर काम करने की, और वो उसी काम को करने में इंटरेस्टेड है, अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। देन इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। अभी हमने फीचर्स में भी स्टूडेंट्स करा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली वर्क को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पर्सनल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स को हम ध्यान ही नहीं रख रहे। उनकी फ्रेंडशिप की नीड्स हैं, आपस में बिलोंगिंग की नीड्स हैं, उनको ध्यान ही नहीं रख रहे, विच मे लीड टू डीमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। तो उससे हो सकता है एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाएं, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल नीड्स भी हैं, उनकी सोशल नीड्स भी हैं, फ्रेंडशिप की नीड्स भी हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो कह सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, जिसको जानबूझ के बड़ा सोच समझ के डेलिबरेटली मैनेजमेंट ने क्रिएट करा। उसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप फिक्स कर दी, ताकि हर कोई इंडिविजुअल अपना काम अच्छे से कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। पर्सनल रिलेशंस का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स आप इसके साथ के साथ बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए कि साथ के साथ लर्न भी कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।